तो ये तो क्या भूगोल की बात। एक हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ये दो चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक इकोनॉमी और एक ज्योग्राफी। क्लियर है बात। तो आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? भारत का भूगोल। देखो, इस भारत के भूगोल में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम को कवर करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आएगा भारत का परिचय। भारत का परिचय, ठीक है। दूसरा एक आएगा इसमें भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। नंबर 3 पर इसमें आएगा आपकी भारत की जलवायु। जलवायु व मानसून तंत्र। मानसून तंत्र, ठीक है। इसके बाद आएंगे इसमें भारत की मृदाएं। इसके बाद में भारत के वन्य जीव। वन्य जीव के बाद में कृषि। इसके बाद में वन संपदा। वन संपदा। वन संपदा के बाद में खनिज। एक आएगा इसमें उद्योग, और एक आएगा इसमें परिवहन। कौन सा आएगा? परिवहन। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना कौन सी वाली? 2011 वाली। 2011 वाली जनगणना तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ में हम वर्तमान में स्थिति क्या है ये भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या पर स्टार्ट कर रहे हैं? भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। क्लियर है? तो आप एक बार इन चैप्टर्स के नाम लिख लें। लिखो। देखो, इनके नाम लिखो। भारत का परिचय, भौतिक प्रदेश, भाई नोट करने से ये पता चलेगा अपने को पढ़ना क्या क्या है, अपन कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं, कौन से बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो आप मुझे कह सकते हो कि साहब ये बाकी रह गया अभी, ये बताओ। लिख लिया सबने? तो पहला चैप्टर डालें नए पन्ने से, भारत का परिचय। पहला कौन सा? भारत का परिचय। ठीक है, देखो पहला चैप्टर है हमारा भारत का परिचय। सबका ध्यान बोर्ड पे हो। देखो, पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको। ज्योग्राफी में आपकी कॉपी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। आपकी कॉपी में आएगा, और इतना पढ़ाऊंगा कि हमारा जो लेवल है उससे भी ज़्यादा। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपकी कॉपी से कुछ बाहर चला जाए। बात आ रही समझ में? थोड़ा भरोसा रखना। देखो, भारत का परिचय। भारत को
परिचय की दृष्टि से हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। कोई इंग्लिश मीडियम का तो नहीं है? उपमहाद्वीप हो तो मुझे बता देना, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। कि परिचय की दृष्टि से भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप, या इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब प्रश्न बना कि उपमहाद्वीप क्या होता है, उपमहाद्वीप होता क्या है? तो आपने नाम सुना है महाद्वीप, सुना है ना महाद्वीप? जैसे हम कौन से महाद्वीप में हैं? एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो महाद्वीप के अंदर कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो अपनी अलग भौगोलिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक पहचान रखता हो। भौगोलिक बनावट, सांस्कृतिक उसका कल्चर, और राजनीतिक उसकी राजनीतिक व्यवस्था, ये अलग पहचान रखता हो, ऐसे ही भूभाग को हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या कहा कि महाद्वीप के अंदर, किसके अंदर? महाद्वीप के अंदर ऐसा बड़ा भूभाग, बड़ा भूभाग जो क्या रखता हो? अपनी अलग पहचान रखता हो। अलग क्या रखता हो? पहचान। और ये पहचान कौन कौन सी हो सकती है? या तो भौगोलिक हो सकती है, भौगोलिक, या कौन सी हो सकती है? राजनैतिक, राजनैतिक, या कौन सी हो सकती है? सांस्कृतिक, उसकी संस्कृति सबसे अलग हो, सांस्कृतिक पहचान रखता हो। ऐसा ही जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप। तो आप नाम पढ़ते हैं ना, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, तो उसका मतलब ये है कि महाद्वीप के अंदर कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो अपनी अलग से पहचान रखता हो। अब वो पहचान ये तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। ऐसा ही भूभाग क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप। बात समझ में आ रही है? अब ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, कौन से उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं हम? भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, ये लगभग कितना है? लगभग में बात करेंगे हम भाई, लगभग कितना है ये है? इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 44 लाख वर्ग किलोमीटर, 44 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का, मैंने भारत का नहीं पूछा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भारतीय उपमहाद्वीप का। कि भारतीय उपमहाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 44 लाख वर्ग किलोमीटर। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो सबसे पहला तो भारत आएगा ही आएगा। कौन सा है? भारत। भारत के पास में चले जाओ, पाकिस्तान। कौन सा आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में आपका श्रीलंका, श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद में है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। तो ये जो देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, ध्यान रखो। ठीक है, तो प्रश्न बना कि भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है या नहीं है? तो नंबर 1 पर पाकिस्तान, नंबर 2 पर बांग्लादेश, बांग्लादेश, नंबर 3 पर म्यांमार, म्यांमार, और नंबर 4 पर दे दिया नेपाल। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नहीं है। तो नहीं कौन सा है? म्यांमार। नहीं कौन सा है? म्यांमार। अब आप कहोगे साहब ये तो भारत के पड़ोसी देश हैं। बिल्कुल है पड़ोसी देश, बिल्कुल भारत के पड़ोसी देश हैं। तो म्यांमार भी तो भारत का पड़ोसी देश है, म्यांमार भी तो भारत का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान भी तो भारत का पड़ोसी देश है। तो आपने उसको भारतीय उपमहाद्वीप में क्यों नहीं लिखा? क्या कारण है इसका? उसका कारण सीधा सा है, उसकी सांस्कृतिक भिन्नता। क्योंकि म्यांमार की जो सांस्कृतिक भिन्नता है वो चीन के जैसी है, ना कि भारत की जैसी। अफगानिस्तान की जो संस्कृति है वो अरब देशों के जैसी है। वो किसके जैसी है? अरब देशों के जैसी। और यहाँ की जो संस्कृति है वो किसके जैसी है? भारत के जैसी है। इसलिए ये जो देश हैं वो किसका हिस्सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तो कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर है बात यहाँ तक? देखो जरा एक बार अपन चित्र में और देख लेते हैं इसको, कि हम चित्र की बात कर रहे हैं।
देखो भारत तो ये हो गया, इसमें यहाँ पर क्या आ गया आपका पाकिस्तान, यहाँ पर क्या आ गया आपका नेपाल, यहाँ क्या आ गया आपका भूटान, भूटान के बाद यहाँ क्या आ गया बांग्लादेश, यहाँ क्या आ गया श्रीलंका, और यहाँ क्या आ गया आपका मालदीव। कौन सा आ गया मालदीव। तो ये जो पूरा भाग है यही क्या कहलाता है भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है 44 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे, हम साथ साथ में इन देशों का क्षेत्रफल भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आते हैं। थोड़ा क्लियर है बात यहाँ तक। तो हमने क्या स्टार्ट किया कि परिचय की दृष्टि से भारत को क्या कहा जाता है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप क्या होता है, तो महाद्वीप के अंदर ऐसा बड़ा भूभाग जो अपनी अलग पहचान रखता हो क्या कहलाता है उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है लगभग 44 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। क्लियर, बोलो कोई डाउट। एक बात और, आप मेरी क्लास में खुल के मुझसे सवाल कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी, आपको जो डाउट हो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ये कतई नहीं होगा कि नहीं साहब ये जवाब नहीं दूंगा। आप तो पूछो नहीं, चीन खुद एक उपमहाद्वीप है, चीन का क्षेत्रफल भारत से भी ज्यादा है, चीन का क्षेत्रफल भारत से भी ज्यादा है, उसकी सांस्कृतिक भिन्नता भौगोलिक भिन्नता वो अलग है भारत से, राजनीतिक व्यवस्था भी अलग है। भाई हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था क्या कैसी है बहुदलीय, बहुत सारे दल हैं हमारे यहाँ, है कि नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, आप सुनते हैं बीजेपी है कांग्रेस है कितनी सारी हैं। लेकिन चीन में एक दलीय व्यवस्था है, केवल एक ही राजनीतिक दल है वहां पे, दूसरा कोई राजनीतिक दल वहां पर नहीं है। ठीक है, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो हमसे संस्कृति अलग हो गई, हमसे संस्कृति भी अलग हो गई, फिर प्लस भौगोलिक बनावट भी उसकी अलग है, तो उसको हम क्या कर देते हैं अलग कर। क्लियर है बात। हम चाइना इतना बड़ा है कि उसको हम एक उपमहाद्वीप कह सकते हैं, उसको भी क्या कह सकते हैं हम एक उपमहाद्वीप कह सकते हैं। क्लियर, तो लिखें आप जरा, देखो भारत का परिचय, देखो परिचय की दृष्टि से, परिचय की दृष्टि से भारत को, परिचय की दृष्टि से भारत को उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। ठीक है, लिखो, अंडरलाइन डैश करके लिखे इसमें। महाद्वीप के अंदर, महाद्वीप के अंदर ऐसा बड़ा भूभाग, ऐसा बड़ा भूभाग जो अपनी अलग, जो अपनी अलग भौगोलिक या राजनीतिक, या राजनीतिक या सांस्कृतिक पहचान रखता हो, सांस्कृतिक पहचान रखता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। उपमहाद्वीप कहलाता है। ठीक है, अगला लिखो,
अगली लाइन से लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप का कुल क्षेत्रफल, भारतीय उपमहाद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 44 लाख वर्ग किलोमीटर है। 44 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला लिखें, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देशों को, निम्नलिखित देशों को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित देशों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 लिखें, भारत, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल भूटान, नेपाल भूटान, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव, मालदीव नहीं है, मालदीव यहाँ पर स्थित है। जिससे अभी कुछ दिन पहले हमारी कुछ अनबन हो गई थी मालदीव से। यह देखो मैप में दिख रहा है, इससे नीचे है मालदीव, है ना। इससे हमारी कुछ अनबन हो गई है। अरे लद्दाख तो वहाँ है ऊपर, मालदीव यहाँ है नीचे। हाँ, लक्षद्वीप के पास, ठीक है, लक्षद्वीप से नीचे। तो उन्होंने, वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनकी और भारत की कुछ अनबन हो गई थी। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लक्षद्वीप को ही, क्योंकि हमारे लोग क्या जाते हैं वहाँ घूमने जाते हैं, मालदीव में, मालदीव घूमने जाते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हम मालदीव क्यों जाएं, हम अपने लक्षद्वीप पे जाएं। हम कहाँ जाएंगे, अपने लक्षद्वीप पे। तो ये वाली बात है। बढ़े आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अगली बात देखो, अगली बात ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, भारत का परिचय। क्या पढ़ रहे हैं, भारत का परिचय। और इस परिचय को हम अध्ययन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, अपने पढ़ने के हिसाब से 3 भागों में इसको बांटकर पढ़ सकते हैं। कि भारत के परिचय को हम अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा, तो नंबर 1 पर आएगा ऐतिहासिक परिचय। कौन सा आएगा, ऐतिहासिक परिचय, ऐतिहासिक परिचय। नंबर 2 पर आएगा भारत का राजनैतिक परिचय। कौन सा आएगा, भारत का राजनैतिक परिचय। और नंबर 3 पर आएगा भारत का भौगोलिक परिचय। कौन सा आएगा भाई, भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है। तो हमने क्या किया कि अध्ययन की दृष्टि से हमने भारत के पूरे परिचय को 3 भागों में बांट दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इतिहास से संबंधित कोई बात आ गई तो वो यहाँ आ जाएगी, राजनीति से संबंधित कोई बात होगी तो यहाँ आ जाएगी, और भूगोल से संबंधित कोई बात होगी तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो हमने क्या किया कि कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। नंबर 1 पर कौन सा, भारत का ऐतिहासिक परिचय। अब ये बात किस किस को समझ में आ गई कि ऐतिहासिक परिचय है, इसका मतलब हमें भारत का इतिहास पढ़ना है। ये बात समझ में आ गई सबको, सबको बात समझ में आ गई। तो आपके समझ में आई गलत, क्या आई, गलत। अरे हंसा करो थोड़ा सा यार, हंसते नहीं हो तुम।
गलत आई समझ में। क्यों गलत आई समझ में? कि जब मैं भूगोल में इतिहास पढ़ा दूंगा तो इतिहास वाले क्या पढ़ेंगे फिर? इतिहास वाले क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? हम केवल और केवल बात करेंगे भारत के नामकरण की। किसकी बात करेंगे? भारत के नामकरण की। कि भारत के इतने सारे नाम हम लेते हैं ना, चाहे इंडिया हुआ, चाहे हिंदुस्तान हुआ, चाहे आर्यावर्त हुआ, चाहे ब्रह्मावर्त हुआ, चाहे भारतवर्ष हुआ, ये नाम आए कहाँ से? ये नाम आए कहाँ से? जम्मू द्वीप हुआ आपका, ठीक है, ये नाम कहाँ से आए? इनकी बात करेंगे। इन नामों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, कहाँ कहाँ पर इन नामों का उल्लेख किया गया है, इन सब की बात करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? भारत की राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित हम बात करेंगे। जैसे सीमाएं हैं, भारत का क्षेत्रफल है, भारत की जनसंख्या है, भारत का विस्तार है, ये सब की बात करेंगे। और निर्माण से संबंधित कि भारत का जो भूभाग है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी बात हम किस में करेंगे? भारत के भौगोलिक परिचय में। क्लियर है? तो लिखो आप, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से भारत के परिचय को भारत के परिचय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 ऐतिहासिक परिचय, नंबर 1 ऐतिहासिक परिचय, नंबर 2 राजनीतिक परिचय, राजनैतिक परिचय, और नंबर 3 भौगोलिक परिचय। नंबर 3 कौन सा? भौगोलिक परिचय। ठीक है, देखो, और 1 नंबर पर हेडिंग लगाएंगे आप, भारत का ऐतिहासिक परिचय। क्या लिखेंगे? भारत का ऐतिहासिक परिचय। भारत का ऐतिहासिक परिचय। भारत का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, देखो, इसमें हमने क्या कहा था? हम किसकी बात करेंगे? भारत के नामकरण की। भारत के नामकरण की, कि कहां कहां पर कौन कौन से ग्रंथों में या किस किस व्यक्ति ने भारत को क्या क्या कहा है, भारत को क्या नाम दिया है। ठीक है, इन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें यह है कि भगवत पुराण। कौन सा पुराण? भगवत पुराण। नाम सुना है ना आपने? भगवत पुराण, या जिसको भागवत पुराण बोलते हैं अपन। पुराण कितने हैं? कितनी संख्या है पुराणों की? 18। कितने पुराण है? 18। जैसे शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है। ठीक है, ऐसे कौन सा है? भगवत पुराण। इस भगवत पुराण के 5वें स्कंद में, इस भगवत पुराण के 5वें स्कंद में, स्कंद का मतलब होता अध्याय, चैप्टर, भगवत पुराण के 5वें स्कंद या अध्याय में इस भारत भूमि को क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। बात समझ में आ रही है? तो भारतवर्ष जो नाम है वो कहां से आया? भागवत पुराण में इसका उल्लेख है। कौन से चैप्टर में? 5वें चैप्टर में। 5वें चैप्टर में। एमटीएस 2018 में पूछा गया सवाल है कि भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? भारतवर्ष। क्लियर है बात? ये जो शब्द है, इसमें जो वर्ष आपको दिख रहा है ना, इस वर्ष का मतलब होता है द्वीप। वर्ष का क्या मतलब होता है? द्वीप। जैसे आधुनिक काल में हम महाद्वीप कहते हैं, ऐसे ही पौराणिक काल में पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया था। कितने द्वीपों में? 7 द्वीपों में बांटा गया था। ठीक है, तो पुराणों में भारत को क्या माना गया? एक द्वीप माना गया है। ये जो भारत जो शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से भाई?
संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है आंतरिक प्रकाश में लीन। क्या होता है? आंतरिक प्रकाश में लीन। तो भारत एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आंतरिक प्रकाश में लीन। आपने एक चित्र जरूर देखा होगा, एक व्यक्ति यूं आलती पालती मार के बैठा रहता है। व्यक्ति के अंदर तो अंधेरा रहता है लेकिन उसके चारों ओर से प्रकाश निकलता है। देखा है? वो जो स्थिति है वो आंतरिक प्रकाश में लीन की स्थिति है। आंतरिक प्रकाश में लीन की स्थिति। बात आ रही है समझ में? पक्की बात। तो पहली बात हमने क्या कही कि भगवत पुराण के 5वें स्कंद या अध्याय में भारत भूमि को क्या कहा गया? भारत वर्ष। वर्ष का मतलब क्या होता है? द्वीप। भारत कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? आंतरिक प्रकाश में लीन। तो पहली बात आ गई और यही भारत का सबसे प्राचीनतम नाम है। अगली बात यह है कि ब्रह्मा जी के, हमारे देवता है ना ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र मतलब माने हुए। मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, एक मानस पुत्र हुए। नाम क्या था? मनु। ठीक है, क्या नाम था? महाराज मनु। और मनु स्मृति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी पर पहला इंसान थे। ये पहला इंसान था पृथ्वी पर। तो हम किसकी संतान है? मनु की संतान है। पढ़ते ना आप कि हम किसकी संतान हैं? मनु की। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए महाराज मनु। इस मनु के वंशजों के आधार पर, मनु के वंशजों के आधार पर क्या किया गया? भारत का नामकरण किया गया है। क्या किया गया? भारत का नामकरण। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या कहा है कि पहली बात तो हमने भगवत पुराण से ली। दूसरी बात हमने कहां से उठाई है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के वंशजों के आधार पर भारत का क्या किया गया है? नामकरण किया गया है। ठीक है, अब ये तो हमने शॉर्ट में देख ली, थोड़ा सा इसको और बोलते हैं इसको। जैसे कि महाराज मनु के 2 बेटे हुए। महाराज मनु के कितने बेटे हुए? 2। एक का नाम है उत्तरपात। क्या नाम था? उत्तरपात। और एक का नाम है प्रियव्रत। एक का नाम क्या है भाई? प्रियव्रत। 2 बेटे हुए इनके, एक का नाम उत्तरपात और एक का नाम क्या है? प्रियव्रत। अब महाराज मनु, जैसे कि हमने कहा कि पौराणिक काल में पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया था। तो महाराज मनु से संबंधित जो द्वीप था इसका नाम था जम्बू द्वीप। क्या नाम था? जम्बू द्वीप। क्या मैं इस द्वीप को वर्ष भी लिख सकता हूं? क्या द्वीप को क्या लिख सकता हूं? वर्ष। क्योंकि मैंने क्या कहा है? वर्ष का मतलब क्या होता है? द्वीप। जम्बू द्वीप क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ जामुन के वृक्षों की अधिकता थी। जामुन के वृक्षों की क्या थी? अधिकता। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई? जम्बू द्वीप। क्या नाम पड़ गया इसका? जम्बू द्वीप। तो महाराज मनु का शासन कौन से द्वीप पर था? जम्बू द्वीप पर। क्योंकि हम मानते हैं कि महाराज मनु हमारे पूर्वज थे, हमारे वंशज थे, तो जहां वो रहे होंगे आज हम वहीं पर रहते हैं। तो बताया जाता है कि उनका शासन कहां था? जम्बू द्वीप पर। ये कहां रहते थे? जम्बू द्वीप पर। क्योंकि ये हमारे पूर्वज थे तो हम आज वहीं पर रह रहे हैं जहां वो रहते थे। तो भारत का एक नाम और क्या मिल गया हमें? जम्बू द्वीप। जम्बू क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ जामुन के वृक्षों की क्या थी? अधिकता। क्लियर है बात? अब क्या होता है कि महाराज मनु के 2 बेटे हुए, एक का नाम उत्तरपात और एक का नाम क्या है? प्रियव्रत। अब महाराज मनु जब वृद्धावस्था में पहुंचे तो इन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। बोले भाई जहां से जिसको अच्छा लग रहा है वहां से आप इस राज्य को क्या कर लो? आधा आधा। अब ये क्या है? ये क्या है? ये जम्बू द्वीप है। ये क्या है भाई? जम्बू द्वीप है कि नहीं है? और जम्बू द्वीप पर एक पर्वत है। जम्बू द्वीप पर एक पर्वत कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत के कारण इसको क्या कहा गया? हिमवर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमवर्ष भी इसको कहा जाता है। तो भारत का एक नाम और क्या मिल गया हमें? हिमवर्ष। कि जम्बू द्वीप पर एक पर्वत था जिसका नाम हिमालय है और हिमालय के कारण इसको क्या कहा गया? हिमवर्ष। क्योंकि हिमालय पर बर्फ होती है, बर्फ को हिम कहते हैं। वर्ष का मतलब द्वीप। ऐसा द्वीप जहां बर्फ पाई जाती है, जहां बर्फ मिलती है, तो उसको क्या कहा गया? हिमवर्ष। तो एक नाम मिला हमें जम्बू द्वीप या जम्बू वर्ष और एक नाम हमें क्या मिल गया? हिमवर्ष। तो यहां पर किसका शासन था? महाराज मनु का। इनके 2 बेटे हुए, एक का नाम उत्तरपात और एक का नाम प्रियव्रत।
दोनों को बुलाया कि सब बांट लो, तो उत्तरपाद ने कहा सब नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। तो इसने संन्यास धारण कर लिया। इसने क्या धारण कर लिया? संन्यास। तो पूरे पर किसका शासन हो गया अब? प्रियव्रत का। प्रियव्रत के प्रियव्रत का एक बेटा हुआ, इसका नाम था अजनाभ। क्या नाम था? अजनाभ। और इसका उपनाम क्या था? तो उपनाम था नाभि। उपनाम क्या है? नाभि। जैसे होता है ना कि किताबों में तो नाम है या डॉक्यूमेंट में नाम है मानवेंद्र सिंह, घर पे कहते हैं मोनू, तो मोनू क्या हो गया? उपनाम। ठीक है। तो इसका बेटा हुआ अजनाभ या नाभि। इस अजनाभ या नाभि के आधार पर भी भारत को क्या कहा गया है? अजनाभ वर्ष या नाभि वर्ष। अजनाभ वर्ष या नाभि वर्ष, मतलब ऐसा वर्ष, ऐसा द्वीप जिस पर किसका शासन था? अजनाभ या नाभि का। क्लियर है बात? इसके बाद में इसका एक बेटा हुआ, इसका नाम था आग्नेत्र। क्या नाम था? आग्नेत्र। और आग्नेत्र के नाम पर भारत को क्या कहा गया? आग्नेत्र वर्ष कहा गया। आग्नेत्र वर्ष कहा गया। ठीक है। इसके बाद में इसका एक बेटा हुआ, इसका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के नाम पर भारत को ऋषभ वर्ष कहा गया। क्या कहा गया भारत को? ऋषभ वर्ष। और अंत में जाकर इसका एक बेटा होता है, इसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। और इस भरत के नाम पर भारत को क्या कहा गया? भारत वर्ष कहा गया। क्या कहा गया? भारत वर्ष। तो हमने जहां ये पूरी बात एक लाइन में खत्म की थी, अब हमने उसको डिटेल में देख लिया। और यही जो भरत हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज हैं। भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान राम के पूर्वजों के नाम पर भारत का नामकरण किया गया है। तो हमने अब तक दो बातें की। हमने कितनी बातें की हैं? दो बातें। एक भगवत पुराण से उठाई और एक मनु के वंशजों के आधार पर बताई। क्लियर है बात? अगली बात क्या है कि एक कवि हुए, महाकवि, और नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास। और कालिदास के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया। एक काव्य लिखा गया, इसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है भाई? अभिज्ञान शाकुंतलम। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में एक राजा था दुष्यंत और उसकी पत्नी थी शकुंतला। इन दोनों का वर्णन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में एक राजा था जिसका नाम क्या था? दुष्यंत। और एक रानी थी जिसका नाम क्या है? शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला। और इन दोनों से एक पुत्र का जन्म होता है, इसका नाम क्या है? भरत। और इसके नाम पर भारत का क्या किया गया है? नामकरण। तो एक तीसरी बात और हमने देख ली कि अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण किया गया है। और ध्यान रखना, हमारी एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, वह इसी बात को मानती हैं। इसको मानती हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम वाली बात को मानती हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का नामकरण किसके आधार पर किया गया है, तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर किया गया है। क्यों मानेंगे हम? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो इसी बात को मानती है। वो इसी बात को मानती है। तो यहां तक कोई दिक्कत बोलो किसी को? पक्की बात? लिखो, भारत का ऐतिहासिक परिचय। अभी और भी बात करेंगे पर देखें भगवत पुराण के 5वें स्कंद, 5वें स्कंद या अध्याय में भारत भूमि को भारतवर्ष, भारत भूमि को भारतवर्ष कहा गया है। भारत भूमि को भारतवर्ष कहा गया है। अगला लिखें, यहाँ वर्ष से तात्पर्य द्वीप है। वर्ष का मतलब क्या है? द्वीप। यहाँ वर्ष से तात्पर्य द्वीप है।
वर्ष से तात्पर्य द्वीप है। क्या लिखे हैं? भारत संस्कृत भाषा का शब्द है। भारत संस्कृत भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है आंतरिक प्रकाश में लीन। एक चीज और है भाई, ये ध्यान रखना, मेरी आदत है आज जो पढ़ाया वो कल आते ही पूछूंगा, डेली का। ठीक है, आज जो पढ़ा के जाऊंगा ना वो कल आके पूछूंगा सबसे पहले, किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ। अगला लिखें, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तो क्या नाम है आपका? राघव। अच्छा ये नाम आपके लिखे हो, राघव गुर्जर। कौन से गुर्जर हो? हैं? सरदाना। गुर्जर दो तरह के होते हैं ना, लौर और खारी। लौर हुआ, खारी तो वो छोटे वाले होते हैं ना। अच्छा, आप में से कौन कौन है गुर्जर, वीर गुर्जर? और बहुत बढ़िया। चलो लिखो, क्या लिखा है लास्ट में, क्या लिखा है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महाराज मनु के, महाराज मनु के वंशजों के आधार पर भी, महाराज मनु के वंशजों के आधार पर भी भारत का नामकरण माना जाता है। भारत का नामकरण माना जाता है। ठीक है, अगला लिखें, महाकवि कालिदास द्वारा, महाकवि कालिदास द्वारा रचित काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार, अच्छा अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी सुनी है क्या आप सबने? नहीं सुनी? कल सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, कल सुनेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी। तो ये ध्यान रखना कि ये किसने लिखा है, कालिदास। इसमें किसका वर्णन है? तो शकुंतला और दुष्यंत। ठीक है, हाँ वेरी गुड। कल 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 सुनाएंगे। कुछ तो इसकी इनकी सुनाएंगे जो इसमें लिखा हुआ, कुछ अपनी तरफ से माल मसाला डाल के सुनाएंगे। हाँ, देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र, राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, भरत के नाम पर भारत का नामकरण माना जाता है। भारत का नामकरण माना जाता है। ठीक है, चलो, तो ये अब तक की बात होगी, और आगे बात करते हैं। और आगे क्या बात करें देखें जरा। एक फारसी शासक आया भारत में। कौन सा आया? फारसी शासक। फारस मतलब वर्तमान का जो ईरान है। ठीक है, तो एक फारसी, सिकंदर नहीं, सिकंदर तो यूनान का था। ठीक है, तो एक फारसी शासक आता है।
अरे नहीं यार, पोरस तो भारत का ही था। फारसी शासक, और इसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? डेरियस। या इसको हम कहते थे दरिया बाहू। क्या नाम दिया इसको? दरिया बाहू। और ये दरिया बाहू द्वितीय है। कौन सा है दरिया बाहू? द्वितीय, सेकंड। पहले कोई एक और आया होगा दरिया बाहू के नाम से। अब इसका नाम तो डेरियस था, लेकिन हमको डेरियस कहना नहीं आया तो हमने नाम रख दिया दरिया बाहू। जैसे कि यूनान से एक आक्रमणकारी भारत आता है जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन हमको अलेक्जेंडर बोलना नहीं आया तो हमने उसको सिकंदर कह दिया। हमने क्या कह दिया उसको? सिकंदर। सिकंदर को बापड़े को खुद नहीं पता कि मैं ही सिकंदर हूं। उसका नाम तो क्या था? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो डेरियस या दरिया बाहू भारत आता है। अब फारसी भाषा में क्या होता है कि स का जो उच्चारण है वो ह से किया जाता है। कि स का उच्चारण किससे करते हैं भाई? ह से। आपके 1835 तक भारत की जो प्रशासनिक भाषा थी वो फारसी थी, उसके बाद में अंग्रेजी हुई। ठीक है, तो फारस के कई शब्द हैं जो अभी भी मौजूद हैं। जैसे हम कहते हैं ना हफ्ता, 2 हफ्ते पहले, तो हफ्ता जो वर्ड है, क्योंकि हिंदी का तो वर्ड सप्ताह है, हफ्ता जो वर्ड है वो फारसी का है। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात में आप जाओगे, हमारे यहाँ तो बोलते हैं सकारात्मक, पॉजिटिविटी, वहां बोलते हैं हकारात्मक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा किसी ने? वहां जेठालाल हमेशा हकारात्मक शब्द कहता है। तो हकारात्मक का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। और ये कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। तो फारसी भाषा में स का उच्चारण किससे किया जाता है भाई? ह से किया जाता है। तो जब ये भारत आया तो इसने भारत में एक नदी को देखा, और ये थी सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को इसने क्या कहा? हिंदू। क्या कहा? हिंदू। और इसी से आगे चलकर भारत का नाम क्या पड़ता है? हिंदुस्तान। क्या पड़ता है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं का स्थान। तो ध्यान रखना कि हिंदुस्तान जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है। हिंदुस्तान जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, विदेशियों के द्वारा दिया गया है। अब एक दिन डिबेट हो रही थी टीवी में, तो दो प्रवक्ताओं में कि भारत दैट इज इंडिया, या इंडिया दैट इज भारत, कि भारत को क्या कहा जाए, भारत कहें या इंडिया कहें? तो एक ने कहा कि इंडिया तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शब्द है, तो बोले हिंदुस्तान कह दो। तो उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान भी विदेशियों के द्वारा दिया गया शब्द है, हमारा शब्द नहीं है, हमारा शब्द नहीं है। ध्यान रहेगी। अगली बात है, अभी बताता हूं इंडिया कैसे पड़ा नाम। अब क्या होता है, भारत में यूनानी आक्रमणकारी आते हैं। कौन आता है? यूनानी आक्रमणकारी आते हैं। और इसमें सबसे मुख्य नाम किसका आता है? सिकंदर का। सिकंदर का आया, और इन्होंने सबसे पहले देखा भारत में कपास की खेती को देखा। किसकी खेती को देखा? कपास की खेती को। क्योंकि यूनान में कपास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्या रीजन रहा होगा? काली मिट्टी। ना, काली मिट्टी तो हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी तो कपास हो जाता है। पानी ना, क्योंकि यूनान टेम्परेट क्लाइमेट का हिस्सा है, वहाँ की जलवायु अलग है, शीतोष्ण जलवायु है वहाँ की। और इसके लिए ये कौन सी जलवायु का पौधा है? ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। तो क्या ये वहां सरवाइव कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने पहली बार कपास को देखा भारत में। किसकी खेती को देखा? कपास को। और इन्होंने देखा, अरे यार ये क्या हो रहा है, खेत में रजाइयां उग रही हैं। खेत में क्या उग रही हैं? रजाइयां। तो कपास को इन्होंने एक नाम दिया, और कपास को नाम दिया सिंडन। क्या नाम दिया कपास को? सिंडन। क्या दिया? सिंडन। भारत में अब कौन आए? अंग्रेज। भारत में कौन आए? अंग्रेज। और इसी सिंडन से इन्होंने सिंधु नदी को, सिंधु नदी को एक नाम दिया इंडस। क्या नाम दिया? इंडस। आप पढ़ते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़ते हैं ना? तो सिंधु नदी को अंग्रेजों ने क्या कहा? इंडस। इंडस जो शब्द है वो कहां से निकला था? सिंडन से। और इंडस ही आगे चलकर किस में बदल गया? इंडिया में। इंडिया में। ठीक है, तो इंडस से ही कौन सा शब्द आया भाई? इंडिया। कौन सा शब्द आया? इंडिया। बात आ रही है समझ में? तो यूनानी या अंग्रेजों के द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? इंडिया। क्या नाम दिया गया? इंडिया।
ठीक है। इसके बाद भी अगर हम ये कहें कि भारत में आर्य निवास करते थे, आर्यों के आधार पर इसको क्या कहा गया? आर्यावर्त। क्या कहा गया? आर्यावर्त। ब्रह्मा जी का देश है, इसलिए इसको क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त। क्या कहा गया इसको? ब्रह्मावर्त भी इसको कहा गया है। तो ये इतने सारे नाम हैं, इन सारे नामों का उल्लेख आपको पता होना चाहिए। ये किस हाँ, ब्रह्मावर्त राजस्थान का ही है। ब्रह्मावर्त क्योंकि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में भारत को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त। ठीक है। लेकिन राजस्थान किसका हिस्सा है? भारत का ही हिस्सा है। भारत का ही हिस्सा है। ठीक है। तो आर्यों के आधार पर क्या कहा गया भारत को? आर्यावर्त। और ब्रह्मा जी के आधार पर इसको क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त। ब्रह्मा का देश। क्लियर है बात? तो इसको हम एक बार कल आकर लिख लेंगे। ठीक है। और ये हो जाता है भारत का ऐतिहासिक परिचय। कुछ और भी थोड़ी सी बातें हम करेंगे और कल ये आपको पढ़ के आना है जितना लिखा है आपने आज। कल एक बार कहानी सुनाएंगे आपको।